जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज की अहम जो खबरें और मौज़ूआत जिनकी हम उनको डिस्कस करेंगे अभी अगले चंद मिनट्स में, वो कुछ यूं हैं। एक तो कल वजीर कानून जो हैं आजम नज़ीर तारड़, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जो जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे वो जनरल बाजवा की गारंटी पर लगाए गए थे। कमाल की बात है कि ये इस तरह का जो है बयान या कन्फेशन भी आ रही है हुकूमत की तरफ से। और फिर एक नई कंट्रोवर्सी हस्बे मामूल स्टार्ट हो गई है कि इसमें जजों की तकर्री में जबकि एक तरीका वजह किया गया, उसमें एक आर्मी चीफ का क्या रोल होता है और क्या रोल होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए, हम तो ये कहते हैं। चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के, उनके कल मुबैना तौर पे इंटेलिजेंस सरबराहान जो है उनसे मुलाकात हुई और उसमें यकीनन यही कहा जा रहा है, अभी तक की यही खबरें, कि वहां पे जो इलेक्शंस में सिक्योरिटी फराहम करनी है, चूंकि 20 अप्रैल की डेट दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, शायद उसी मौजू पे गुफ्तगू हुई हो। और कल ये भी खबर आई कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को पैसे दे दिए हैं, जो कि ज़रूरत थी पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की। कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अमेरिका और चीन की जंग जो है, क्या वो पाकिस्तान में भी अब खेली जा रही है या खेले जाने का उसका खतरा है, खदशा है? ये सारे सवालात हैं जो कि आज की खबरों से जुड़े हुए हैं और इनके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान यूसुफ साहब और हैदर वहीद साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सोलंकी साहब हस्बे मामूल मेरा साथ दे रहे हैं। तो आगाज करते हैं विदाउट डिले। कामरान, कल ये जो मुलाकात हुई इंटेलिजेंस सर्विसेज के सरबराहान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और उनके साथी जजों से, तो ये जो है इसके बारे में आपके पास क्या इतलात हैं और क्या इससे कोई मसला हल? देखें, इत्तला तो यही है। देखें, जहां तक मसला हल होने की बात है, अभी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि जो इतनी तवील मुलाकात, कोई कह रहे हैं कि कोई 3 घंटे ये मुलाकात जारी रही, जिसमें ISI के सरबराह थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे, DGMO थे और ये कहा जा रहा है इवन डिफेंस सेक्रेटरी थे। मतलब ये अनबिलीवेबल और एक गैर मामूली मुलाकात थी। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। हालांकि माजी में मुझे पता है कि, और आप भी जानते हैं कि जो ISI के सरबराह हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इनसे मिलते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से चैम्बर में इस तरह से मुलाकात होना, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। और जाहिर है कि बैकग्राउंड उसका आपको पता है। अब उससे क्या नतीजा निकलेगा, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अभी इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो सबमिट करवाई है कि स्टेट बैंक ने क्या 21 अरब रुपए जो देने थे वो दिए हैं या नहीं दिए। जो जाहिर है कि जो कौमी असेंबली का कल जो बिल आया था, उसके बाद जराए तो यही बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को वो 21 अरब रुपए नहीं मिले। तो अब जो अगला जो एक्शन है या रिएक्शन है, वो वही 3 रुकनी जो ये बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में, उससे हमें अंदाजा होगा। क्योंकि लोग तो अब बात कर रहे हैं कि चीजें बंद गली की तरफ जा रही हैं और शायद अगला मरहला जो है वो तौहीन अदालत का है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस और उनके साथ जो उनके साथी जजेस हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो इस हवाले से अब क्या फैसला करते हैं। रही बात मुलाकात की, एक जो मामला जाहिर है कि क्योंकि अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो DGISI के साथ DGMO का होना, फिर DG मिलिट्री इंटेलिजेंस का होना, इसका मतलब साफ जाहिर है कि जो सुप्रीम कोर्ट के इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को जो मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से मेरे ख्याल में ब्रीफिंग दी गई है। और जो मेरी मालूमात है कि जो अफवाज पाकिस्तान है उनको पंजाब के अंदर या इलेक्शन की ड्यूटीज के लिए अपनी मैन पावर देने में एतराज नहीं है। लेकिन इशू ये है, वो ये कहते हैं कि जो आम इंतखाबात हैं, तमाम जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के, वो अगर एक दिन हो तो बेहतर है। क्योंकि आज अगर 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस होते हैं, आप पहले हमसे ट्रुप्स मांगेंगे, फिर कुछ अरसे के बाद KP में इंतखाबात होने हैं, फिर आप कहेंगे हमें आप ट्रुप्स दें, फिर अक्टूबर में जाके सिंध, बलूचिस्तान और उसके बाद फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे। तो क्या हम पूरे 6 महीने जो हैं वो ये एक्सरसाइज करते रहेंगे? तो इन अदर वर्ड्स मैसेज बड़ा क्लियर है कि मौजूदा हालात में या तो इलेक्शंस एक दिन करवा लें, ये अगर बिट्स एंड पीसेस में करवाएंगे तो फिर कम से कम हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपके लिए मुमकिन नहीं। जी थैंक यू कामरान। हैदर साहब,
आपने ये सुनी बात ये गैर मामूली एक डेवलपमेंट नहीं है कि इस तरह से चेंबर में जजेस के साथ इन इदारों के सरबराहान जो हैं इंटेलिजेंस के वो उनकी मुलाकात हो, और आप कैसा इसको देखते हैं प्योरली फ्रॉम जो सुप्रीम कोर्ट की और कानूनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसके हवाले से? बिल्कुल, ये गैर मामूली तो है एट द वेरी लीस्ट। एक तो बहुत सारे लोग थे, ऊपर से अगर सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग थी तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरत थी कि इतने सारे लोगों ने, DGMI ने भी, DGISI ने भी, DGMO ने भी, सेक्रेटरी डिफेंस ने भी, तो लगता कुछ है कि जैसे कि आपकी जो सिक्योरिटी और एजेंसीज हैं और जो अफवाज पाकिस्तान हैं और हुकूमत के भी, क्योंकि जाहिर है सेक्रेटरी डिफेंस भी थे वहाँ पे, ब्यूरोक्रेट भी थे, तो वो पूरा एक आई थिंक उन्होंने मजमुआ कुछ वहाँ पेश किया होगा कि ये इलेक्शंस जो है वो जल्दी होने के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और क्या इनपुट है, और जिसमें आई थिंक सिक्योरिटी की सूरत हाल सर फहरिस्त ज़रूर होगी, बट हो सकता है कि उससे तजावज़ करते हुए भी कोई डिस्कशंस हुई हों। ऑब्वियसली मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह की रेंज थी वहाँ पे मौजूद, तो काफ़ी आई थिंक एलैबोरेट डिस्कशंस हुई होंगी। फिर 3 घंटे का वक्त भी, मुद्दत भी बताई जाती है, जो कि खासी तवील मुद्दत है। तो अब इसके जवाब में और इसके हवाले से अब जाहिर है कि पेशी होगी, हो सकता है कि चेंबर में ही हो, लेकिन एक तो फंडिंग के हवाले से होगी जिसमें ऑलरेडी वो फंड जो है वो रिलीज नहीं हो पाए हैं, और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे प्रॉबेबली यही मांगेगी कि हमने जब एक दफा आपसे कहा कि फंड्स प्रोवाइड करें, तो आई थिंक उस पे इम्प्लिसिट ये था कि वो ये समझते हैं प्रोवाइड करना नहीं। तभी स्टेट बैंक से उन्होंने बराह रास्त कहा भी था, तो जब हुकूमत आके ये कानूनी दलाइल अगर देगी कि हमसे पूछना जरूरी था और हमने पार्लियामान से पूछा, उन्होंने मुस्तरद कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते वगैरह, तो जाहिर है कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अपील में तो नहीं बैठ सकती, और जो कुछ भी हुकूमती जराउन से इस हवाले से बताया जाएगा या कानूनी दलाइल लिए जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब यही होगा कि वो सारी चीजें मद्देनजर रख के ही हम किए थे। अब उन पे अमल हुआ या नहीं, सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि आप हमें आके कानून पढ़ाएं कि कानून वो नहीं है जो हमने ऑर्डर किया था और कुछ और है। वो अगर करना भी होता है तो उसके रिव्यू फाइल किया जाता है। ये भी मैं एक बात बता दूं सर के सोलंकी साहब और रजा साहब, हमने इस पर बड़ी बात की, आपके साथ भी की है, कि पहले तो जो सो मोटो था उसमें 2 जज फैसला कर चुके थे और 9 मेंबर्स सब ने रिकॉन्स्टिट्यूट बेंच करने का ऑर्डर पास कर दिया। अब वो ऑर्डर इन लाइट ऑफ द फैक्ट के 2 डिसमिस कर चुके, मेरे ख्याल से नहीं किया जा सकता था, उसकी भी रिव्यू फाइल नहीं हुई। फिर जब फाइनल फैसला सुओ मोटो का आया तो 4 जज साहिबान मेंटेनेबिलिटी पे डिसमिस कर चुके थे, और उसके बावजूद फैसला 3-2 का बताया गया। आया ना 4-3 का ना 3-2 का, लेकिन दरखास्त नहीं दाखिल की गई कि सुओ मोटो का फैसला तो दें। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एक फाइल का पेट भरना भी होता है कि कल को अगर हम अपील में भी जाएंगे, अगर ये कानून साजी हो भी जाएगी, तो यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ, आपने फाइल का पेट भरना होता है। और मैं देखता हूँ कि हर मोड़ पे जहां दलील बुरी या गलत नहीं थी, लेकिन देखिए ना 4-3 का फैसला तो नहीं है ना, ये कोई वकील नहीं कह सकता कि 4-3 का फैसला है, क्योंकि फैसला है ही नहीं। 4-3 की राय है और उस पे फैसला 4-3 आना चाहिए, ये कहना चाहिए था किसी को कि भाई 4 जज जब ये कह रहे हैं तो फैसला 4-3 ही है, जजमेंट जारी करें। तो हर मोड़ पे मैं देखता हूं कि इस तरह की गफलतें हुई हैं, और सियासी पूरा नैरेटिव अपनी जगह, लेकिन कानूनी पेट नहीं भरा गया जहां जरूरत थी, चाहे केस हो जाती, क्योंकि कल को आपने रिकॉर्ड तो पूरा करना है ना, दिखाना है कि आपने अपोज किया इस चीज को, गलत समझा, गलत माना, और जो कानूनी रास्ता था वो एम्प्लॉय किया। ऐसा नहीं किया गया। सियासी नैरेटिव बहुत आगे ले जाते हैं, पार्लियामान को ले आते हैं। पार्लियामान का कोई लीगली तो ताल्लुक है ही नहीं कि जहां सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वहां पार्लियामान कौन होती है कि रेजोल्यूशंस करे या कुछ करे, तो है ही नहीं ना, आईन में तस्वर ही नहीं है इस चीज का। इट इज अ कंप्लीट ब्रीच ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जो करने की चीज है वो करते नहीं, ये तो करें, ये तो सियासी मामला है ना। मैं लीगल पस मंजर में लीगल पे ही हैदर, मैं लीगल पे आपसे ये बात करना चाहता हूं कि ये जो PMLN या PDM की जो लीगल टीम है, ये भी कुछ लगता है कि काफी माशाल्लाह नालायक है, क्योंकि एक तो आपने ये कहा कि एक तो रिव्यू का इश्यू होता है या फाइल का, या कुछ जो कानूनी तकाजे होते हैं आपको अपनी बात पूरी करने के लिए, ये जो नुक्ते आप उठा रहे हैं, ये और भी लोगों ये लोग क्यों नहीं उठाते? आई थिंक इन सारी चीजों को जो चीज तकवीत या कोई स्ट्रेंथ दे सकती है कि वो अपोज करें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जो मैं बिल्कुल एडवोकेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक तज्जिया कर रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो वो एक ही ताकत हो सकती है
कोई दूसरी ताकत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासत को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होकर खैरबाद कह देंगे हमजा और अपनी सियासत को, और पार्टी प्रेसिडेंट से ऐसे ही हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इवन भाई के लिए, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, हमेशा बात मानी है, वजीर आजम बनने की भी कुर्बानी दी है उन्होंने अपने भाई के लिए, लेकिन ये वाली कुर्बानी शायद वो ना दें, क्योंकि ये अब उनकी सिर्फ कुर्बानी नहीं है, वो आगे हमजा की भी है और आगे बड़े उसके आगे चक्कर है। तो क्या एंड तक जाएंगे ये वाले वजीर आजम? ये भी एक सब बिल्कुल। आई थिंक सपोर्ट पीछे से जो लोग ना करने वाले, वो खुद से ना नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई ब्यूरोक्रेट नहीं खड़ा हो सकता, ये आप लिख लें। कोई सीपी का चेयरमैन नहीं खड़ा हो सकता, कोई सेक्रेटरी किसी मिनिस्ट्री का नहीं खड़ा हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप समझ लें कि वेयर दिस टर्न्स डाउन, वेयर दिस टर्न्स। बिल्कुल रजा, जो मेरी मालूमात है, कल की ये जो मीटिंग है जिसमें इंटेलिजेंस के एहलकार मौजूद थे 3 जजेस के साथ, क्योंकि इसका कोई सरकारी एलामिया किसी तरफ से नहीं आया, तो जो मेरे जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात उस 3 रुकनी बेंच की दरखास्त पे हुई, और उन्होंने बुलाया था कि क्योंकि हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है मुल्क में, खासतौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, जहां हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, वो हमें आकर आप इन चैम्बर ब्रीफ करें। और उसमें अटॉर्नी जनरल साहब भी मौजूद थे, और मेरे जराए ये कहते हैं कि जो चैलेंजेस हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जब ये बताए गए इस 3 रुकनी बेंच को, तो उन्होंने हैरत का इजहार किया कि ये बात हमें कोर्ट के अंदर क्यों नहीं बताई गई, अटॉर्नी जनरल साहब ने क्यों नहीं मुआवनत की। तो उनका ये कहना था कि जनाब, हमने तो आपसे कहा था कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके लिए आपको चैम्बर में हमसे मालूमात लेनी चाहिए, लेकिन आप ही का इसरार था कि ये ओपन कोर्ट के मामलात हैं और आपने जो रिपोर्ट देनी है वो सील दे दें, वरना आप ओपन कोर्ट में बता दें। तो ये आप ही के हुक्म की वजह से ऐसा हुआ है, तो आप जो हैरान हो रहे हैं वो हैरान ना हो। एक तो ये बात। दूसरी जो बात आपने तारड़ साहब के हवाले से की, वजीर कानून के हवाले से, तो मैंने भी वो इंटरव्यू देखा शाहजेब खानजादा के साथ। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेरी तस्दीक कीजिएगा, आप दोस्तों ने भी देखा होगा, तो उन्होंने जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का इशारों किनायों में मुबहम किस्म की बात की, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। दूसरी तरफ जो जनरल बाजवा के जो करीबी जराए हैं, वो ये कहते हैं कि वो इस तरह के किसी सेटअप में शरीक नहीं थे। कोई और लोग होंगे एस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आर्मी चीफ का नाम नहीं होता, तो हों, लेकिन जो उनके जराए हैं वो ये कहते हैं कि जजेस खुद बहुत डाढ़े हैं और वो कोई इस तरह से हर एक की बात नहीं मानते, वरना सिर्फ उनके ज़माने की बात नहीं है, बल्कि उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों पे वो अड़े हुए हैं बशमूल मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के। तो एक तो ये मालूमात आपको देनी थी, लेकिन मेरा एक सवाल ज़रूर है, और वो ये है हैदर वहीद से कि अभी तो ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म और उसकी काबीना ने अपने आप के गिर्द जो है वो पार्लिमान का एक दिफाई हिसार जो है वो कायम कर लिया है। तो अब अगर ये एक्शन लेंगे तो किस तरह से लेंगे? पार्लिमान के खिलाफ लेंगे? वजीर आज़म तो कहेगा जी हमने तो एलोकेशन कर दी थी, लेकिन कानून के मुताबिक हम क्योंकि बजट में ये पैसे शामिल नहीं थे तो हम गए वहां पर, उधर ना हो गई है, तो अब हम क्या करें? अच्छा सवाल है आपका सुलंगी साहब। देखें सुलंगी साहब, ये बात बड़ी अब वाज़ेह है कि बंदयाल साहब का एक मोडस ऑपरेंडा है जो पूरे उनके टेन्योर में भी हमने देखा है और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल प्रैक्टिकली जा रहे हैं ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है कंटेम्प्ट में, ज्यादा लोगों को बुलाने, इतनी बातें हो गई, स्क्रीनों पे सब चल गए।
तरफ उनका that's not how he thinks. Going to go for the implementation of this order, which means कि ये जो सारे पार्लियामेंटेरियन और ये जो 42 लोग हैं और ये जो सारी काबीना है irrelevant है उनके लिए. He is not going to touch them with a 10-foot pole. And which is smart. Why would he? वो जाएंगे कि अगर कहाँ बात अटकती है, वो सेक्रेटरी, वो ब्यूरोक्रेट सबसे पहले तो जिनको अपने करियर का ज्यादा ख्याल होगा. देखिए मिनिस्टर्स तो जो है 10 दफा जाके कंटेम्प्ट में कह देंगे जाओ हमारी ले लो वजारत, हमें डिस्क्वालीफाई कर दो, हम तो पार्टी चीफ के साथ हैं, क्योंकि उनके तो सारे मफाद हमेशा पार्टी चीफ के, उनके लिए तो नो ब्रेनर होता है टू गेट डिस्क्वालीफाइड. आई थिंक फॉर शहबाज शरीफ इट्स अ लिटिल डिफरेंट हियर बिकॉज ऑफ हिज dynamics of his own party and his own leadership कि उनके लिए 5 साल डिस्क्वालीफाई होना मीन्स समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. राना सनाउल्लाह 10 साल डिस्क्वालीफाई होने को तैयार हो जाएगा मियां साहब के लिए, कोई इशू ही नहीं है. किसी भी मिनिस्टर के लिए कोई इशू नहीं है. पीएम की बात करूं, पीपीपी की डिस्क्वालीफाई होगा, ये भी आप लिख के ले लें. तो यहाँ पे मेरे ख्याल से दे आर गोइंग टू गो आफ्टर द पीपल जो रोक रहे हैं काम, और दे आर नॉट गोइंग टू गो आफ्टर एवरीवन. एंड कैन दे पिक एंड चूज? ऑफ कोर्स दे कैन. Everyone may be in contempt, but order की compliance के लिए उन्हें जहां पे एक्शन लेना पड़े वो उसको तरजीह देंगे. क्या वो ये कर सकते हैं? बिल्कुल ये कर सकते हैं. उनकी तरजीह है ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाना. उनका ये एक अलग बात होती है सजाएं देना. वो साफ कह चुके हैं कि हमने सजाएं नहीं देनी, हमने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाना है. जो ऑर्डर के रास्ते में फर्द होंगे उनको हम आड़े हाथ लेंगे. हम सारे कोई 40-42 या सारी काबीना, इस तरह सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो पीछे जाएंगे. जी, मैं कामरान से मैं पूछना चाहता हूँ. कामरान, कल आपने ये जो वजीर कानून की बात सुनी, अब ये मुझे अब ये बताइए, कोई नज़ीर मिलती है आपको कि आर्मी के चीफ जो हैं वो जजेस की जमानतें दे रहे हैं एलिवेशन के ऊपर? चलिए मिलिट्री दौर में तो समझ आती है, उस वक्त तो वो सारा बिला शरीकत गैरे मालिक होते हैं स्याह सफेद के, लेकिन ये सो कॉल्ड जमहूरी दौर में ये कुछ अचंभे की बात नहीं है. और वो भी और ऊपर से मजे की ये बात है कि हुकूमत भी गारंटियां ले रही है और वो भी साथ में इसके ऊपर चल रही है. तो ये तो फिर जो है ना बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है. जी कामरान. देखिए मेरे लिए तो ये बिल्कुल हैरान कुन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पावर डायनामिक्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी बेशक वक्ती तौर पर हालात अगर मुख्तलिफ हैं, कि एस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी आला अदलिया है इनका एक गठजोड़ तो रहा है और है, उनके लोग हैं. और मैं आपको जो जनरल बाजवा की आपने बात की कि क्या उन्होंने असरअंदाज हुए जजेस की तैनाती में, एक छोटा सा आपको मैं रियल वाकया सुनाता हूँ. कुछ अर्सा पहले मेरे एक दोस्त हैं जाने वाले, लाहौर में वकील हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट में कुछ वैकेंसीज आई थी जजेस की तैनाती की. तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं. तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो कोई लीगल फर्टर्निटी, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, कुछ नहीं, मैं आपकी कैसे हेल्प करूँ. वो कहते हैं देखिए आप क्योंकि डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आपके अपारा में कुछ जानने वाले लोग होंगे, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है जो नाम आते हैं जितने भी वो कॉम्पिटेंट थे हालांकि, और वो आजम नजीर तारड़ के चैम्बर में काम करते थे और उनके बहुत क्लोज थे. उन्होंने कहा कि वो लॉ मिनिस्टर, उन्होंने भी हाथ उठा दिया है. उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आपका कोई अपारा में दोस्त यार जानने वाला है, ये जो लिस्ट आती है ना ये वहां से आती है, तो आप अगर मेरा नाम उसमें डलवा दें, तो क्योंकि मेरा दफ्तर भी अपारा में है, वो अपारा नहीं है. तो मैंने उनसे कहा भाई मतलब वो बेशक मेरे दफ्तर से करीब जरूर है, मैं ये कर सकता हूं जो मेरा दफ्तर है अपारा में, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि आपको भी जज तैनात कर दें, अगर उसका कोई असर हो तो ना हो. तो ये मेरे ख्याल में कोई हैरान कुन बात नहीं है. आई थिंक दिस इज वेरी मच प्लॉजिबल. और इसमें एक्चुअली जो जब ये 2 जजेस जो जूनियर जजेस की ये फटा पड़ा हुआ था, जब इनिशियली जो है नाम रिजेक्ट हुए, जो गवर्नमेंट थी वो साइड कर रही थी, जो इन प्रिंसिपल जस्टिस काजी फायजीसा और जो बाकी जुडिशियल कमीशन के मेंबरान थे जो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहते थे. लेकिन बाद में ये बात बिल्कुल ठीक है, जो कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, मेरे भी कोलीग हैं असनात मलिक, मुझे कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बीच में कोई गारंटर्स भी थे कि आप ये तैनाती होने दें तो बंदयाल साहब जो हैं फिर हाथ जो है वो हौला रखेंगे. लेकिन जाहिर है कि फिर वो हालात दूसरी तरफ चले गए. तो ये ऐन मुमकिन है कि गवर्नमेंट जो है अब जो लॉ मिनिस्टर हैं वो पब्लिकली आके कह के कि जो जिन लोगों ने जमानतें दी थी उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं. और ये ऐन मुमकिन है जो कल मुलाकात हुई है, जाहिर है कि 3 घंटे की मुलाकात हुई है, जब कभी आप लाहौर की बात ब्रीफिंग कर रहे होते हैं तो कभी दूसरी तरफ भी निकल जाते हैं, बीच में एक आध वो भी बात कर देते हैं कि भाई वो भी तो मामला था. तो ये मेरे ख्याल में कोई हैरान कुन बात नहीं होगी. रही बात जनरल बाजवा की, मैं इसलिए उनकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि बहुत से लोग अब जान चुके हैं
जो उनको बहुत से करीब से, उनके कॉलो फिल में बहुत सा तजाद है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो बहुत से मौकों पर गलत बयानी भी करते हैं। बहुत से काम करके फिर उन्होंने अपना हाथ भी खींच लिया है। तो अगर ये चीज हुई है तो आई डोंट थिंक सो इट इज सरप्राइजिंग। अच्छा, लेकिन कामरान, आप तो बड़े माशाल्लाह इन्फ्लुएंशियल हैं। आप मेरी भी जरा एक दो से सिफारिश करवा दीजिए अगली बार। आपको बड़ा काम पड़ता रहता है अखबार में, मैं तो बड़ा इंटरेस्ट हूँ। हैदर वहीद की भी सिफारिश करा दें, उनको भी कहीं जज लगवा दें हाई कोर्ट। अच्छा, लेकिन हैदर देखिए कामरान साहब, मैंने एनओसीज का तो एज अ नेसेसरी प्री रिक्विजिट सुना था कि अगर वो ना चाहें तो आप नहीं बन सकते जज टाइप ऑफ थिंग। और कुछ सिफारिशात भी हो जाती हैं एक आध, लेकिन ये आप भी मेरे इल्म में इजाफा कर रहे हैं कि पूरी पूरी लिस्टें वहां से आना जो है वो मेरे लिए भी थोड़ी सरप्राइजिंग बात। जी बिल्कुल, मुझे तो यही मुझे से याद आता है कि बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। अब पता नहीं किस हद तक ये सच है हैदर। लेकिन मैं, देखिए, हमने तो एक साइड देखी ना कि जनरल बाजवा हुकूमत से बात कर रहे हैं, गारंटियां दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरी साइड है, क्या ये काबिल तशवीश बात नहीं है कि एक ऐसा इदारा जो कि अपनी इंडिपेंडेंस को बड़ा जेलसली सेफ गार्ड करता है, और हर वक्त आपने देखा है कि उनकी एक एटीट्यूड और एक उनकी वर्किंग ऐसी होती है कि वो बिल्कुल आजादाना इसके ऊपर काम करते हैं, तो वो भी इन्वॉल्व करें आर्मी को और आर्मी चीफ को, तो फिर तो ये मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए। बिल्कुल आई नो कि ये मामला जरा हसास है, लेकिन ये बात तो जरूर होनी चाहिए। ये तो अब ऐसी बात नहीं है कि कामरान साहब सर बिल्कुल सही कह रहे हैं एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली कि एक्चुअली वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये लिस्टों के अलावा ये मुझे नहीं पता कि बाकायदा लिस्टें पूरी वहाँ से आती हैं, ये मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल था कि ऐसा होता है। बट ये बात जो अभी आपने पर्टिकुलर बात की है कि कुछ जूनियर जज साहब थे, एन इम्पास था, एक जो इम्पास था बंदियाल साहब के हवाले से और हुकूमत के, उसको तोड़ने में या उसमें जो थॉ था और जो चीज़ बीच में आई थी, वो कामरान साहब की बात जो है मैं उसको समझूंगा कि वो दुरुस्त है। और ये इस तरह की बात ही मेरे ख्याल से पूरी बात ही उनकी मुझे तो सही लग रही है कि ये नहीं था कि मैं ये दो तो ये करूंगा, ये था कि भाई आई विल लुक एट यू मोर फेवरेबली और आई विल मेक श्योर दैट यू डोंट फील शॉर्ट चेंज्ड और यू डोंट फील लाइक मैं दूसरी तरफ हूँ टाइप ऑफ थिंग। एक जनरल अश्योरेंस होगी जिसके तहत फिर वो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल का वोट जो है वो बंदियाल साहब के पास आ गया और वो जज बन गए। और अब जाहिर है नाउ वी नो हाउ टेलिंग दैट हैज बीन, that has been the biggest difference। क्योंकि देखें ना सर, आज जो है वो 7 भी बैठ जाए 8 भी बैठ जाए तो 8 की ऊपर है ना। तो even in the worst of scenarios right now, the avenue that was open under Justice Sajjad Ali Shah for revolt is just not open right now, although एक का difference isn't a big one। तो मैं कामरान साहब की बात मुझे बिल्कुल मुनासिब और माकूल लग रही है बदकिस्मती से कि कुछ इसी तरह से हुआ होगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सर कि ये इंडिपेंडेंट इदारा है, तो मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस जो है वो इस इदारे की हमने देखा है कि वो सीसॉ करती नजर आई है हमें इन इट्स हिस्ट्री। ये तो कहना कि ये इंडिपेंडेंट इदारा है तो शायद सही नहीं होगा। और इवन एट टाइम्स व्हेन इट हैज बीन सीन टू बी इंडिपेंडेंट, मैंने तो सर जो थोड़ा तासुर मुझे मिलता है लोगों से बात करके, तो कोई भी मुझे तो इदारा यहाँ पे टोटली इंडिपेंडेंट नहीं लगता। आई थिंक अब हमने देखा है कि एक चेंज आया है। एक जमाने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी मिलिट्री वाज द एस्टैब्लिशमेंट। नाउ आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो एक्चुअली, जो कि थियोरेटिकली भी कहा जाता है, वो अब ट्रूली हो गई है, जिसमें आप जजेस को नंबर 2 पे रखेंगे, चीफ जस्टिस को बल्कि इन पर्टिकुलर, बिकॉज चीफ जस्टिस इज बिकॉज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इज 10 टाइम्स मोर पावरफुल राइट नाउ देन एन ऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट जज। तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, द पॉलिटिकल हायरार्की, द पॉलिटिकल एलीट जो है वो सारे अब आप मेरे ख्याल से जो है ना कहीं उनका रोल बढ़ चुका है पहले से। तो पहले ये होता था कि जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके हक में तो बात होगी। अब एनएससी को देख लें आप, वहां से इलामिया वो नहीं आया जो हुकूमत चाहती थी, लेकिन जब पार्लियामान गए तो वहां से हल्का फुल्की सपोर्ट मिली। ये नहीं मिली जो वो चाहते थे कि वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मुस्तरद करते हैं, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम आपके साथ खड़े, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक टैसिट कुछ अप्रूवल सपोर्ट सी थोड़ी हल्की सी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जैसे आई, वो जो कि एनएससी में बिल्कुल भी नहीं मिली थी। तो ये थोड़ा सा फर्क है कि देखें वहां पे जॉइंट चीफ थे, वहां आर्मी एयरफोर्स चीफ भी थे, नेवी चीफ भी थे। तो
जरा नजर ये आता है कुछ, मैं तो कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन के अलावा ये जो नजर आ रही है चीज, इस पे बात कर रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा आई थिंक आजकल एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट जस्ट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही कंटिन्यूज टू बी नंबर 1 फॉर श्योर, बट आई थिंक ही इज नॉट द ओनली वन एनीमोर। जी वो तो हमें पता है, ही इज नॉट द ओनली वन। अगर वो ओनली वन होते तो आज ये हाल होता। बहरहाल ये आई स्टॉप हियर। जी कामरान भाई, ये बताइए कि ये पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया चीनी जो इंजीनियर के साथ, और जो उन पर उनको क्राउड ने रोक लिया, पुलिस उनको ले गई, इससे हमारे ताल्लुकात जो हैं चीन के साथ, और उसके अलावा जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो अब खौफजदा नहीं होंगे पाकिस्तान में अपने लोग भेजने के लिए, सरमायाकारी करने में, यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट और प्लांट्स लगाने में? जरा इसके बारे में बताइए, क्या रिएक्शन है चाइनीज का इस वक्त तक? नहीं, आई थिंक ये बड़ा एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, और इससे पहले भी आपको पता है कि श्रीलंका के एक नेशनल थे, उनके साथ भी इसी तरह से वाकया पेश आया। और उसमें जब हम बात करें ना, ये हमारी जो अदालतें कितनी तकसीम हो गई हैं, जिस तरीके से उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है, और ये तमाम फैक्टर्स हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क में जब आप कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो 2-3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सिक्योरिटी है, आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, फिर आपके यहाँ अदालतें कितनी आजाद हैं, और उसके ऊपर ये जो फैनेटिसिज्म है, आप देखें ना कि किस तरीके से चीन पाकिस्तान कहता है कि 2 ही हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, एक सऊदी अरब को कहते हैं, उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात फिर उसमें उतार चढ़ाव आता रहा, और दूसरा हम चीन को कहते हैं। और चीन डिस्पाइट इसके कि उनके हालिया सालों में अगर आप देखें कुछ हॉस्टाइल फोर्सेस भी हैं, इंटरनली भी ऐसे फैक्टर्स हैं कि उनके लोग मारे भी गए हैं, उसके बावजूद दे आर स्टिकिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये मेरे ख्याल में बहुत आई थिंक एक गलत प्रेसिडेंट है। आई थिंक गवर्नमेंट को ये मिसाल बनानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इसको, क्योंकि इसके बड़े बैड ऑप्टिक्स है, क्योंकि एक मौके पर जब हम चीनी इंजीनियर्स के साथ जो हमारी डेवलपमेंट में हमारी मदद कर रहे हैं, उनका ये हाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत जिस पर हम बड़ी तनकीद करते हैं, अपना उसे दुश्मन समझते हैं, उधर मैं जो देख रहा था कितनी एक कंट्रास्टिंग इमेज है। वहां पे जो एप्पल के जो सीईओ हैं, वो वहां पे एप्पल का जो स्टोर है वो लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा, पहली वहां पे जो मर्सिडीज आई थिंक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पहली वहां पे उसकी लोकल प्रोडक्शन हो रही है। और दूसरी तरफ हम कहाँ पे खड़े हैं कि एक जो हमारी जो डेवलपमेंट के लिए एक डैम का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर एक चीनी इंजीनियर जो है वो छोड़ छाड़ के वहां पे काम कर रहा है, और उस पर हम तौहीन मजहब के इल्जामात लगा रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। और प्रॉब्लम ये है कि हम जो हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो हमारी अदरवाइज मामलात हैं, उसमें इतने घिरे हुए हैं कि इन चीजों के ऊपर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। और एक्चुअली जो हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो दिस इज पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान। कि नेशनल एक्शन प्लान तो एक तो था ना कि काइनेटिक आपने ऑपरेशन करने हैं, यूज ऑफ फोर्स करनी है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो तो माइंडसेट है, वो जो इंतहा पसंदाना सोच है, उसको जो काउंटर करना था, वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो सक्सेसिव गवर्नमेंट जो हैं वो फेल हुई हैं। और उसी की रिफ्लेक्शन ये जो धासू में ये जो वाकया हुआ है उसकी हमें नजर आ रही है। और आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि चीन जो है, इससे पहले जो उनके लोगों की यहाँ पर शहरियों की हलाकतें हुई, उनको उन्होंने बहुत सीरियस इशू लिया, क्योंकि चीन को हम लगता है कि माजी की तरह एज ए नॉर्मल कंट्री ट्रीट करते हैं। वो एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, वो अब एक दुनिया की ग्लोबल पावर है। उनकी जो नेशनल है, उनकी भी उतनी वैल्यू है जितनी शायद अमेरिका के किसी नेशनल की है। तो वो उसको लाइटली नहीं लेंगे, और इस वाकये को भी आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि वो उसको लाइटली नहीं लेंगे, और उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशन डेफिनेटली जो पाक जो चाइना रिलेशनशिप है उसके ऊपर आएंगी, और पाकिस्तान को विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा मेजर्स टू सेटिस्फाई द चाइनीज। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो तो आप सही कह रहे हैं कामरान के, वो सियासत में घिरे हुए हैं, लेकिन ये भी ना भूलिए कि सियासत में भी मजहब का चूरन जिस तरह से बेचा जाता है, हर पार्टी, हर लीडर, और वो माशरे में जो इंतहा पसंदी फैला दी है, ये आज उसी का हम भुगत रहे हैं। तो जी बिल्कुल। आई थिंक एट द वेरी लीस्ट इट कांट बी अ गवर्नमेंट दैट्स हैविंग अ फेस ऑफ विद द सुप्रीम कोर्ट दैट इज फेसिंग इलेक्शंस इन अ फ्यू मंथ्स। तो इट सर्टेनली कांट बी दिस वन, अनफॉर्चुनेटली। बट इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्रिंसिपल्स हैं ब्लास्फेमी लॉ के, और जो ऑब्जेक्टिव एक्चुअली अटेन करने के हवाले से ब्लास्फेमी लॉज बनाए जाते हैं, तो वो अचीव हो सकते हैं विदाउट मिसयूज ऑल्सो। वो अचीव हो सकते हैं जिसमें पाकिस्तान का नुकसान ना हो, उस तरह भी।
तो इस पे डेफिनेटली डिबेट होनी चाहिए कि व्हाई कांट वी अचीव द ऑब्जेक्टिव विदाउट पुटिंग आवरसेल्व्स थ्रू व्हाट वी पुट आवरसेल्व्स थ्रू and put others, innocent people also through what we put them through. तो इस पे जरूर बात होनी चाहिए। लेकिन आज प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं सोलंकी साहब के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि इस पे अगली दफा वो बताएंगे। सोलंकी साहब, मेरे ख्याल से हम सारी ये जो बातें करते आए हैं 4-3-3-2 और उसके बाद जो है कि ये आइन साजी से हो सकता है, कानून साजी से हो सकता है, और उसकी वजह से ठीक है मुझ जैसे लोगों को थोड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाती है इन सारी बातों की वजह से। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ, आई थिंक, और कामरान साहब और रजा साहब के लिए भी है ये, कि असल जो अगर इशू आपने टैकल करना है तो वो पहला तो ये है कि भाई इमरान खान को नहीं आने देना। इमरान खान के हवाले से जो एप्रीहेंशंस हैं एस्टैब्लिशमेंट को भी और उनके पॉलिटिकल एडवर्सरीज को कि ही प्लेज फाउल, दैट ही इज अ टायरेंट, ही इज रूथलेस, ही इज अ सोशियोपैथ, व्हाटएवर एल्स ही इज अ फैशिस्ट, ये आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आई थिंक एक ये इशू है, अगर इसको थोड़ा सा डील खान साहब खुद करे, सबसे ज्यादा कुछ गारंटर्स हों कि भाई आके इन्होंने जेलों में नहीं लोगों को डालना, टेन्योर से टिंकर नहीं करना और आईएसआई को अपने एज अ टूल ऑफ हरासमेंट नहीं इस्तेमाल करना, कुछ इस तरह की मतलब एक तो देखें ये इशू है जो सारी चीजों के पीछे है। दूसरा बड़ा इशू है कि नवाज शरीफ साहब को जिस मुहिम और जिस तरह से निकाला गया, जिसकी वजह से मुल्क डिरेल हुआ, उनको किसी तरह एहल होना जरूरी है मेरे ख्याल से। अगर नवाज शरीफ साहब फिर से एहल नहीं होंगे, अब मुझे सोलंकी साहब दिल में पटवारी कह रहे हैं, एक दफा कह भी चुके हैं दिल के बाहर भी, तो लेकिन एक ये भी इशू है दैट हैज टू बी कि नवाज शरीफ साहब को आप अभी तक देखें, भाई की हुकूमत है, अपनी हुकूमत है, सब कुछ है, एस्टैब्लिशमेंट से भी बिल्कुल गले मिले हुए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी खुद लगाया हुआ है, मुल्क में नहीं आ सकते। ये क्या, ये कैसे है? और तीसरी चीज ये है कि तख्त, या आखिरी बात, कि तख्त या तख्ता, कबर, दो लोग एक कबर, वो राना सना की बात, और एक के या तो मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में हूं या मैं एग्जाइल या जेल में हूं। ये चीज जब तक होगी तो कोई भी कानून आइन जमहूरियत के तहत नहीं, सर्वाइवल के तहत जो कुछ कर सकता है करेगा, और यही हो रहा है अभी। ये तीन चीजें असल इश्यूज हैं जिनको टैकल करने की जरूरत है, जिसके बाद ये 4-3-3-4। और देखें, एक आम आदमी के लिए कोई इशू नहीं है कि जस्टिस ईसा का ग्रुप सही है या जस्टिस बंदियाल का सही है या आसिम मुनीर सही है या इमरान खान आए, उनके तो मसाइल जो है वो हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं आजकल। तो उसका वी नीड टू बिगिन विद आल्सो टेलिंग पीपल कि 3-2 और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, व्हाई डज इट मैटर टू देम। हम आवाम को बहुत एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। तो ये तीन चीजें हैं सोलंकी साहब जो दैट आई थिंक कि इनको अगर हम टैकल करें कि भाई खान साहब को बाहर रखने के पीछे हम इतना कुछ अगर कर रहे हैं तो मे भी वहां से कुछ एश्योरेंस, कुछ चीज चेंज हो कि जो रेजिस्टेंस है कि नो मैटर व्हाट, उसमें थोड़ी कमी आए। फिर नवाज शरीफ साहब भी क्योंकि बैलेट का हिस्सा जब बन जाएंगे तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री एंड फेयर की तरफ जो है वो, तो ये सारी चीजें अगर हो जाए और ये तख्त या तख्ता ना हो कि चाहे कुछ भी हो मैं तो नहीं आने दूंगा किसी को, या मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी तो मौत है अगर मैं चला जाता हूं। व्हाई शुड अ पॉलिटिशियन हैव टू फील दिस? बिकॉज व्हेन ही डज तो यही कुछ होगा जो हो रहा है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे आइन, जमहूरियत, हर सब चीज जो है वो कचरे के डब्बे में इमरान खान भी फेंकेगा, शहबाज शरीफ भी फेंकेगा। भाई अगर जान पे आ गई है सारों के तो फिर तो यही होगा। ये 3 मेंबर बेंच, और आप इनमें देख लें कि ये भी किस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, अगर इनको पता हो कि अगर हम हार गए तो पर्ज हो जाएंगे टाइप ऑफ चीज। ये नहीं होना चाहिए। वी रियली नीड टू टेक अ स्टेप बैक हियर। ये ऑल और नथिंग, कबर, एक और दो लोग और तख्त या तख्ता या प्राइम मिनिस्टर हाउस है या बिल्कुल एग्जाइल या जेल है, ये नहीं होना चाहिए। Let's make this about politics and public issues rather than दुश्मनी is my point. बहुत सही कहा हैदर, आपने तो बहुत ही फेयर और पते की बात कही है। कामरान का मैं कमेंट इनवाइट कर देता हूं, फिर नाज़रीन से इजाजत लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको ये कह दूं कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था और मैदान से निकाला था और फिर बाहर भिजवा दिया था, वो ही लोग ला सकते हैं, ठीक है ना? अब सवाल खत्म करें, कोई दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस उनका लाइफ टाइम वाला एस्पेक्ट खत्म करते हैं। लेट हिम कम बैक फॉर गॉड। तो वो फिर देखे ना, वो भी कामरान ही बात कर सकते हैं जहां पे उनकी काफी एक्सेस है। कामरान कर सकते हैं, खुद बता नहीं, जो उनको जो 10 साल सजा मिली हुई है उसका खात्मा भी तो लेट्स थ्रो इट टू हिम। अच्छा जी, कामरान से पूछते कि कामरान क्या इस पे कार्रवाई करेगा? जी कामरान। कामरान शुनीद है कि आप पारा के करीब होते हैं। नहीं आप देखिए, मेरा दफ्तर आप पारा में है, बिल्कुल आप भी तशरीफ लाएं जो है ना। लेकिन मैं, मेरे ख्याल में हैदर वहीद साहब ने बिल्कुल सही बात की है। असल जो
इस वक्त इशू है बिल्कुल कि इमरान खान साहब के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा जो है वो क्रॉस लगा दी है। और उसकी रीजन है कि 4.25 साल जो इक़्तिदार में रहे, वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो, वो आपकी मैशत हो, वो आपके फॉरेन पॉलिसी हो, उसमें उनके बकौल इमरान खान फिट नहीं बैठते। और दूसरा, अब जो एक जिस तरीके से जब इक़्तिदार से इमरान खान निकले, और ये इमरान खान पहले वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, हमारे यहाँ तारीख ऐसी है, किसी ने 5 साल अपने पूरे नहीं किए, तो इमरान खान साहब ने जो फिर एक अटैक लॉन्च किया एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, किसी को छोड़ा नहीं। तो ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि शायद वो सिचुएशन ऐसी है कि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा अस्करी की आदत है, उनको ये बिल्कुल डर है और खतरा है। और जो सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के लोग ये कहते भी हैं कि अगर इमरान खान साहब दोबारा आ गए तो ये ना तो मौजूदा आर्मी चीफ को छोड़ेंगे और ना इवन के जो जस्टिस काजी फायज ईसा जो मुस्तकबिल के आगे चीफ जस्टिस हैं उनको भी फारिग करेंगे। अगर आप इस तरह की बात है तो फिर डेफिनेटली जो दूसरी साइड है वो चुप करके तो नहीं बैठेगी। एक जो चीज है कि लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ अगर जो भी जमहूरियत है, किसी का सियासी कैरियर खत्म होना है तो वो सियासी तरीके से होना चाहिए, नॉट आर्टिफिशियल तरीके से। एक हल तो ये है कि मैं बंदयाल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि शायद वो जो कासिम सूरी वाली रिव्यू लगी हुई है उसको बहाल कर दें, बजाय इसके कि हम इलेक्शन के चक्कर में पड़े। क्योंकि मुझे लगता है कि इमरान खान जो मकबूलियत के घोड़े पर सवार हैं, जब उनको इक़्तिदार मिलेगा तो वो तभी नीचे आएंगे और 3 से 6 महीने लगेंगे। जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं, जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी आ जाए, सिकंदर आजम भी आ जाए, उससे भी कुछ नहीं होना। तो उनको इक़्तिदार दे दें, लग पता जाएगा। जो सारे कह रहे थे कि जी पता नहीं इनकलाब ले आएंगे, वो चीज भी हो जाएगी, लेकिन वो शायद कोई रिस्क नहीं ले। कामरान भाई, जो उनकी हरकतें नहीं है, कुछ उनके हाथ भी बांधने पड़ेंगे, ऐसे तो इक़्तिदार नहीं दे सकते। मैं उसी तरफ आने में लगा था कि उस तरह का कोई रिस्क लेने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। जब तक कोई बिहाइंड द सीन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, उस वक्त तक बिल्कुल शायद ये इलेक्शन जो है उसको आप भूल जाएं। दूसरी जो बिल्कुल बात उन्होंने ठीक की कि असल जो बिगाड़ शुरू हुआ वो जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक समरी ट्रायल आप करके आपने लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया। बल्कि अब एक जो जज जो थे जिन्होंने फैसला किया, उन्होंने खुद भी जजेस को ना, प्लीज आप कामरान भाई, आपको मुझसे ज्यादा पता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना के, ये एक बहुत बड़ी इसमें नहीं वो नीचे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक जज ने अभी जो एजाज अफसल साहब है गालिबन जो बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने की। देखिए क्यों की? देखिए जी, हमारा वक्त खत्म हो चुका है। ये आप दोनों की, बल्कि तीनों की बातें जो हैं मेरे ख्याल से बहुत अहम है। आई होप के सुनने वाले और समझने वाले इस पर मैंने मुख्तसर जवाब देना है हैदर वहीद को। दे दीजिए। आपका जो तवील दौरानिये का जो सवाल था जो मुझसे था, उसका जवाब ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट टाइम ही कह देते। देखिए जी, मैं इजाजत दी थी कि आप नेक्स्ट टाइम कैसे करते? मैं जवाब तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं अपने 2 सेंट्स जरूर ऐड करना चाहता हूं। कामरान, आपकी ये बात दुरुस्त है, लकीर लगाने वाली। ये खुद इमरान खान साहब कह चुके हैं और उनको भी सियासी हिकमत अमली मुझे उनकी समझ नहीं आती कि वो किस तरह से मुल्क में एक साइडिंग आर्मी चीफ और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस को इस खदशे से लाहक कर दें कि वो आते ही उनको फारिग करेंगे। किसी को अपनी नौकरी जो है वो छोड़ना। अच्छा, आई डोंट थिंक आइदर विल हैपन। वैसे रजा भाई, चीफ जस्टिस को तो वो निकाल ही नहीं सकते, और रेफरेंस ज्यादा भेजवा सकते हैं प्रेसिडेंट से, वो एक अलग जजेस की नहीं। लेकिन अगर हैदर वहीद दो तिहाई अक्सरियत आ जाए उनके पास, 2/3 अक्सरियत उनके पास अगर आ जाए, 2/3 नहीं आती है तो वो नहीं। एक बात कर रहा हूँ, वो जजेस की एज जो है वो कम कर दें, या जजेस की एज को बढ़ा के बंदयाल साहब भी चीफ जस्टिस हैं। हैदर भाई, मैं आपको बताऊं, हैदर भाई, मैंने जस्टिस सफदर अली शाह थे जो भुट्टो मरहूम के केस में थे, मैं उनको जाती तौर पे जानता था बचपन में, और मैंने उनका किस्सा देखा, उनकी फैमिली को जानता हूं, जो कुछ किया हमारी रियासत उनके साथ। वो अफगानिस्तान से रात गई निकले और लंदन में उसरत की जिंदगी में वो निकल गए। मैंने जस्टिस काजी फायज ईसा की जो परसिक्यूशन इमरान खान के दौर में और उनके लाडले जनरल फैज की सरबराही में देखी है। मैं ये सोच नहीं सकता कि उसकी बीवी को बुला के ग्रिल कर रहे हैं उनके ब्रदर जजेस जो एक ही कॉलोनी में रहते हैं, जो हमसाए हैं। एक हकूक़े हमसायगी होती है, इंसानियत होती है, कानून तो चलिए और बात है, एक मोरालिटी होती है। जिस तरह से उसको पामाल किया
मैं समझता हूं कि चाहे काजी फाइज ईसा की गलती है या उसने अपने टैक्स दिए कि नहीं दिए, ये तरीकाकार जो जलील करने वाला है, ये देखिए, ये तो इसी वजह से डिविजन्स हैं आज जी, वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन मैं कामरान की बात से मैं इस हद तक अग्री नहीं करता कि कोई लकीर लग गई है, क्योंकि बात यह है कि देखिए जी, बात साफ करनी चाहिए। दो धड़े हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कहां सबको पता है। एक धड़ा समझता है कि इमरान खान निजात दहिंदा है, मसीहा है, ईमानदार है और उसको वापस लाना इस मुल्क की तकदीर के लिए जरूरी है। दूसरा धड़ा कहता है नहीं जी, इसने पहले बड़ी गलतियां की हैं, चीन नाराज हो जाएगा, सऊदी अरेबिया नाराज हो जाएगा, अमेरिका नहीं चलेगा, फलाना नहीं होगा, धमाका होगा, ये नहीं होगा। ये कश्मकश है, कश्मकश जो हमें दिखाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस में, पब्लिक ओपिनियन में, सोशल मीडिया पे, टीवी की स्क्रीन पे, कल को इलेक्शन में, वो तो अपनी जगह है, लेकिन असल फड्डा कहीं और है। और वो अब कामरान साहब भी अगले प्रोग्राम में हमें बताएंगे। नाज़रीन, हमारे शो का वक्त खत्म हो चुका है, वो फड्डा रिजॉल्व हो जाए और मैं समझता हूं ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो फड्डा, हमने तो उनको नहीं कहा कि आप फड्डा करें ना भाई, लेकिन उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। पहले से जाते जाते अगर कामरान भाई से एक दरखास्त हम कर जाएं कि हमारे नाम भी लिस्टों में डाल दें। हो गया बिल्कुल डन हो गया जी, डन हो गया। कोई रेड लिस्ट में ना डाल देना भाई, दूसरी वाली लिस्ट में नहीं, दूसरी वाली लिस्ट में। लेकिन देखे ना, आपने जो बात कही नवाज शरीफ वाली, भाई ये किसने किया था? ये इंजीनियरिंग और ऑर्केस्ट्रेशन इमरान खान ने तो नहीं की थी बेचारे ने। मैं आपको ये बात साफ कह रहा हूं, बल्कि उसके आने से पहले हो चुकी थी, कन्विक्शंस तो हो चुकी थी उसके आने। एग्जैक्टली, इमरान खान तो और ज्यादा रूथलेसनेस दिखाई बाद में, ये अलग बात जी। दो लोगों ने अपनी एम्बिशन के लिए, एक ने एक्सटेंशन के लिए, एक ने मुस्तकबिल के ख्वाब के लिए, ये पूरे तलिया मेट किया निजाम, इसको तह उबाला किया। इमरान खान तो को तो फायदा हुआ, ही हैड नो पावर टू इंजीनियर दिस। और आज उसके बाद जो अभी हो रहा है, ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। अगर वो नहीं ठीक कर पा रहे, आपस में उनके इख्तलाफात हैं या दो कैंप्स हैं, तो फिर ये वो जाने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को क्यों यरगमाल बनाया हुआ है, पाकिस्तान की अदालत को, पार्लियामेंट को, जमहूरियत के मुस्तकबिल को, मईशत को, पाकिस्तान के यंग लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, ये अल्टीमेटली बक स्टॉप्स देयर। ये बात मैं आपको साफ कह दूं, ये बिल्कुल बेमानी डिबेट है। इमरान ने ये कर दिया, इमरान ने वो कह दिया, या शहबाज ने ये कह दिया, या फलाने जज ने ये कह दिया। बात जहां पे है वो उनको फिक्स करनी होगी और ठीक करनी होगी, नहीं तो ये मामला, इलेक्शन अभी करा दे मई में, ये मामला यूं ही रहेगा बदस्तूर। क्योंकि धड़ों में जब तक आपस में तस्फिया नहीं होता, कोई टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट नहीं होते। नाज़रीन, हमारे शो का वक्त खत्म हो चुका है, इसके साथ ही खुदा हाफिज।